आईएससी क्लास 11 इकोनॉमिक स्टूडेंट्स के लिए हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपना वन शॉट वीडियो सीरीज, जहां पर आज हम लोग एक नए चैप्टर को कंप्लीट करेंगे विच इज प्रोफाइल ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। अभी तक हम लोग इस सीरीज में दो चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहला ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अभी तक आप लोग में से कोई भी अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर से देखना, आपके एनुअल एग्जाम्स के लिए बहुत जबरदस्त आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज मी सुयश मंडला फ्रॉम एसपी क्लासेस कोलकाता और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग चैप्टर के बैकग्राउंड को समझते हैं। देखिए, इस पूरे चैप्टर में फार्मर्स के दो बड़े प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया है। इंडिया में फार्मर को दो चीज को लेके बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सबसे पहला प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर मार्केटिंग को लेके और दूसरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है रूरल क्रेडिट यानी कि क्रेडिट पैसे लोन को लेके। तो इन दो पिलर्स पर ये पूरा का पूरा चैप्टर कंस्ट्रक्टेड है। हम लोग यहां पर पढ़ेंगे एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है, हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर मार्केटिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स है इंडिया में, और हम लोग ये भी बात करेंगे कि उन प्रॉब्लम को हटाने के लिए, प्रॉब्लम को इराडिकेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए। फिर हम लोग बात करेंगे रूरल क्रेडिट क्या होता है, रूरल क्रेडिट के क्या क्या सोर्सेज है, क्रेडिट को लेके फार्मर को क्या क्या प्रॉब्लम है और गवर्नमेंट ने क्रेडिट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर व्हाट इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग। देखिए, नॉर्मली मार्केटिंग वर्ड का जो इंटरप्रिटेशन है और एग्रीकल्चर मार्केटिंग में जो मार्केटिंग का इंटरप्रिटेशन है वो एकदम अलग है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब होता है एक बार जो गुड्स बन के रेडी हो गया, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है एक बार वो बन के रेडी हो गया, उन सारे के सारे प्रोड्यूस का, उस धान का, अनाज का, उन ग्रेन्स का कलेक्शन करना, स्टोरेज करना, उनका ट्रांसपोर्ट करना, उनका ग्रेडिंग करना, उनका स्टैंडर्डाइजेशन करना और उनको बेचना एट अ ल्यूक्रेटिव प्राइस। देखते क्या बोल रहे हैं। देखिए, मार्केटिंग का मतलब होता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जो किसान का अनाज बन के रेडी हो गया, उनमें बहुत सारा एक्टिविटीज इंवॉल्व होता है। मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज। सबसे पहला कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स, जो भी गुड्स बना उनका कलेक्शन करना, उनका स्टोरेज करना। दूसरा उनका ट्रांसपोर्टेशन करना। तीसरा उनका ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन करना। और चौथा उनको बेचना एट अ ल्यूक्रेटिव प्राइस। तो वंस अगेन, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए सर एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब होता है मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स या सेवरल एक्टिविटीज। एग्रीकल्चरल गुड्स के मार्केटिंग में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला स्टेप आपको बोला गया कलेक्शन एंड स्टोरेज। सबसे पहला कलेक्शन एंड स्टोरेज, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन और चौथा सेलिंग देम एट अ लुक्रेटिव प्राइस। ठीक है सर, ये हम लोग को समझ में आ गया कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। ये हम लोग को एकदम क्लियर है सर। जो अनाज रेडी हो गया, जो गुड्स बन के रेडी हो गया, उनका कलेक्शन करना, उनका स्टोरेज करना, उनका ग्रेडिंग करना, स्टैंडर्डाइजेशन करना, ट्रांसपोर्ट करना, उनको बेचना, ये हम लोग को समझ में आ गया। अब इंडिया में फार्मर को इन सब चीजों को लेके प्रॉब्लम है। इंडिया में फार्मर को कलेक्शन का प्रॉब्लम है, स्टोरेज का प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है, ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन का प्रॉब्लम है और बेचने में भी प्रॉब्लम है। अब हम लोग को पढ़ना है कि इंडिया में मार्केटिंग का क्या क्या प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम क्यों अराइज होता है। सबसे पहला आपको बोला लैक ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। देखिए ध्यान से समझिएगा, इंडिया में जितने भी फार्मर्स है वो सारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है, बहुत छोटे छोटे फार्मर्स है और उनका जो आउटपुट निकलता है ना वो भी कंपैरेटिव बहुत छोटा है। अब देखो, एक तरफ हो गया आपका फार्मर, हम आपको समझाते हैं, एक तरफ है आपका फार्मर। अब फार्मर अपने गुड्स को डायरेक्टली कंज्यूमर को नहीं बेचता है, फार्मर अपने गुड्स को किसको बेचता है, फार्मर अपने गुड्स को बेचता है ट्रेडर्स को। अब समझना ध्यान से, ये जो फार्मर्स है ना, ये जितने भी फार्मर्स है ये स्मॉल है, मार्जिनल है और एकदम अनऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन ये जितने भी ट्रेडर लोग हैं ना, ये ट्रेडर लोग बड़े ऑर्गेनाइज टाइप के लोग हैं, ये ट्रेडर बड़े ऑर्गेनाइज है, ये लोग आपस में यूनाइटेड है। अब होता क्या है, जब आपका ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड होगा, जब आपका ग्रुप यूनाइटेड होगा तो आपका बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगा। तो ट्रेडर का बार्गेनिंग पावर ज्यादा होता है और फार्मर क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड है, फार्मर क्योंकि यूनाइटेड नहीं है, तो फार्मर का बार्गेनिंग पावर कम है। और यही रीजन होता है कि फार्मर को अपने आउटपुट को, अपने ग्रेन्स को कम प्राइस पर बेचना पड़ता है इन ट्रेडर्स को।
पढ़ते क्या लिखा है, देर आर स्मॉल फार्मर, देर आर मिलियंस ऑफ स्मॉल फार्मर्स हु आर नॉट यूनाइटेड वाइल सेलिंग देयर आउटपुट। वो लोग बिल्कुल भी यूनाइटेड नहीं है। वेयर एज बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड ट्रेडर्स है, जो ट्रेडर्स है वो लोग ऑर्गेनाइज है, वो लोग आपस में यूनाइटेड है। तो फार्मर्स का बार्गेनिंग पावर कंपैरेटिवली लो है ट्रेडर्स के कंपैरिजन में। ट्रेडर्स का बार्गेनिंग पावर ज्यादा है, वो बेटर बार्गेन कर पाते हैं गुड्स खरीदते समय, और फार्मर बार्गेन नहीं कर पाता है गुड्स को बेचते समय। एज अ रिजल्ट फार्मर को अपने प्रोड्यूस का पैसा कम मिलता है। आई थिंक क्लियर है पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में आते हैं सर, मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंटरमीडियरीज एंड मिडिलमैन। अब अभी हम आपको बताया कि इंडिया में जो फार्मर है वो अपने कंज्यूमर को डायरेक्टली गुड्स नहीं बेच पाते, तो सर बीच में कौन है, सर बीच में मिडिलमैन लोग हैं, और इसका चेन ना बहुत लंबा है। बहुत सारे परचेज एजेंट है, बहुत सारे कमीशन एजेंट है, बहुत सारे ट्रेडर्स है, होलसेलर्स है, बहुत सारे लोग बीच में बैठे। अब होता क्या है, कंज्यूमर जो प्राइस अल्टीमेटली पे करते हैं, अब देखो जितना बीच में मिडिलमैन होगा, जितना बीच में एजेंट होगा, वो सब अपना कमीशन चार्ज करेंगे। तो अल्टीमेटली क्या होता है, कंज्यूमर सपोज किसी ग्रेन्स का 150 रुपीज पर केजी पे कर रहे हैं, उस 150 रुपीज का मैक्सिमम प्राइस कमीशन के फॉर्म में ये लोग खा जाते हैं, ये लोग एप्रोप्रिएट कर लेते हैं, और फार्मर तक अल्टीमेटली जो पैसा पहुंचता है वो बहुत कम पहुंचता है। अब इससे क्या हो रहा है, फार्मर का प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रहा है, और मल्टीपल मिडिलमैन, मल्टीपल कमीशन के कारण कंज्यूमर जो प्राइस पे कर रहा है वो महंगा हो जाता है। मतलब कंज्यूमर उन ग्रेन्स को महंगे दाम पे खरीद रहे हैं, वेरस फार्मर को उन्हीं ग्रेन्स का बहुत कम पैसा मिल रहा है, और जितना भी बीच का पैसा है ये सारा मिडिलमैन लोग एप्रोप्रिएट कर लेते हैं। पढ़ेगा क्या लिखा है, देयर इज अ लॉन्ग चेन ऑफ ब्रोकर्स, कमीशन एजेंट, ट्रेडर्स, इनके बीच में बहुत सारे कमीशन एजेंट लोग हैं। ये मिडिलमैन लोग फार्मर को एक्सप्लॉइट करते हैं। कैसे, उनको कम प्राइस देते हैं लेकिन कंज्यूमर से ज्यादा प्राइस चार्ज करते हैं। होता क्या है, फार्मर का प्रॉफिट श्रिंक हो जाता है, कंज्यूमर का प्राइस इंक्रीज हो जाता है। क्लियर। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। सब नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिस्ट्रेस सेल। अब देखो क्या होता है, सेकेंड पॉइंट से आप लिंक करना। अगर कंज्यूमर ने 150 रुपीज पर केजी पे किया, लेकिन फार्मर को सपोज मिला 30 रुपीज पर केजी, और ये प्रॉफिट फार्मर के लिए बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है, तो नेक्स्ट सीजन में क्या होता है, फार्मर जब अपने ग्रेन्स को उगाने जाता है तो फार्मर के पास फंड का कमी होता है, तो फार्मर को लोन लेना पड़ता है मनी लेंडर से। जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड लोग जो पैसा देते हैं फार्मर को, उनसे लोन लेना पड़ता है। अब लोन के संग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एवरी रुपी ऑफ लोन यू टेक कम्स विद अ इंटरेस्ट कॉस्ट, उसमें इंटरेस्ट भी लगता है, और फार्मर बेचारा बर्डन होता है। एक तो उसको लोन का पैसा भी रिपे करना है और इंटरेस्ट भी रिपे करना है, और जितना दिन बीतता जाएगा इंटरेस्ट का अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो फार्मर क्या करता है, जैसे ही उसका ग्रेन्स कट के रेडी हुआ, हार्वेस्ट हुआ, फार्मर उन ग्रेन्स को जल्दी से जल्दी डिस्पोज करना चाहता है, बेचना चाहता है, ताकि जो पैसा है वो उससे अपने लोन को रीपे कर पाए और इंटरेस्ट का बर्डन फार्मर के ऊपर कम हो जाए। अब कई बार क्या होता है, हार्वेस्ट के तुरंत बाद, जैसे मान लो आज फसल उगा, सारे फार्मर्स ने अपना फसल काटा, इस समय क्या होता है, मार्केट में ना सप्लाई बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सबने अपना फसल काटा है, सब मार्केट में लेके आ रहे हैं, सप्लाई बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि सप्लाई ज्यादा होता है, चीजों का प्राइस ना कंपैरेटिवली गिर जाता है, लेकिन फार्मर के पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि फार्मर को इंटरेस्ट का बर्डन है। फार्मर को गिरे हुए प्राइस पे, लो प्राइस पर भी अपने गुड्स को बेचना पड़ता है टू गेट रिड ऑफ द इंटरेस्ट विच इज अक्रूइंग ईच एंड एवरी डे। पढ़ेगा क्या लिखा है, फार्मर डिपेंड करता है मनी लेंडर्स के ऊपर क्रेडिट के लिए, ठीक है। टू रीपे द लोन क्विकली, अपने लोन को रीपे करने के लिए फार्मर क्या करता है, अपने क्रॉप्स को बेच देता है सून आफ्टर द हार्वेस्ट व्हेन द प्राइसेस आर लो। मैंने आपको बताया हार्वेस्ट के बाद सप्लाई ज्यादा होता है, इसके कारण प्राइस कम हो जाता है, ठीक है। और जितना भी गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिया, जैसे गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव बैंक्स बनाया, अपने आगे पढ़ेंगे, क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक्स बनाया, वो या तो इनसफिशिएंट है, वो लोग जितना फंड दे रहे हैं वो फार्मर के लिए सफिशिएंट नहीं है, या उनका फंड देने का तरीका इनइफेक्टिव है, एंड हेंस फार्मर को अल्टीमेटली मनी लेंडर्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, और वो लोग इस तरीके का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। क्लियर सर। नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। अब देखिए क्या होता है, रूरल इंडिया में ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब ग्रेडिंग क्या होता है, ग्रेडिंग मतलब हो गया कि फार्मर अपने ग्रेन्स को क्वालिटी के हिसाब से सेग्रीगेट कर सकते हैं। अ ग्रेन ऑफ हायर क्वालिटी कैन फेच बेटर प्राइस एंड अ ग्रेन ऑफ लोअर क्वालिटी विल फेच लो प्राइस। लेकिन फार्मर को ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है,
इस कॉन्सेप्ट ना पता होने के कारण क्या होता है, फार्मर को अपने ग्रेन्स को लो प्राइस एवरेज प्राइस पर बेचना पड़ता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। रूरल मार्केट में ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही एब्सेंट है, क्योंकि क्या होता है, देखो, प्राइस इज डिपेंडेंट ऑन क्वालिटी। आप जितना बेटर क्वालिटी प्रोड्यूस कर पाओगे, और आपको प्रूफ भी करना पड़ेगा कि सर ये क्वालिटी अच्छा है, तो आपको अच्छा प्राइस मिलता। लेकिन ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्वालिटी डिफरेंस आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस। अगर फार्मर ग्रेड कर पाता तो वो ये बोल पाता कि देखो ये ग्रेन्स अच्छा क्वालिटी का है, और वो प्राइस में रिफ्लेक्ट भी करता। सो गुड क्वालिटी प्रोड्यूस आर नॉट डू नॉट गेट रिवॉर्डेड, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि देखो इसमें बायर का भी गलती नहीं है ना। बायर समझ ही नहीं पा रहे कि कौन सा ग्रेन्स अच्छा है, कौन सा ग्रेन्स खराब है। बायर ऑल्सो हेजिटेट टू पे हाई प्राइस विदाउट एनी क्लियर स्टैंडर्ड। जो बायर है उसको भी नहीं पता है कि गुड्स अच्छा क्वालिटी का है कि नहीं, क्योंकि फार्मर प्रूव ही नहीं कर पा रहे, एंड हेंस दे डू नॉट गेट रिवॉर्डेड। मेरा बात वापस समझिएगा, रूरल मार्केट में फार्मर्स को ग्रेडिंग स्टैंडर्डाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं पता, वो बिल्कुल एब्सेंट है। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण क्वालिटी प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते, एंड हेंस अच्छा क्वालिटी का ग्रेन्स भी मार्केट में रिवॉर्ड नहीं होता है। और गलती बायर का भी नहीं है। बायर को अगर पता ही नहीं है कि कुछ अच्छे क्वालिटी का है, तो उसका हाई प्राइस कैसे पे करेगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, विच इज मैल प्रैक्टिसेस ऑफ अनऑर्गेनाइज मार्केट। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, ये जितने भी ट्रेडर लोग हैं, ये जितने भी ट्रेडर और कमीशन एजेंट वाले लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मार्केट में बहुत तरह का धांधली मचा के रखते हैं। इन द सेंस, जब फार्मर बेचने आता है अपने सामान को, वो उससे कुछ एंट्री फीस चार्ज करता है, उनसे कमीशन चार्ज करता है। अननेसेसरी वो लोग पहले से प्राइस को सेट करके रखते हैं, प्राइस ऐसा सेट करते हैं जिससे फार्मर को लॉस होता है, और ये सब मैल प्रैक्टिसेस उनको फेस करना पड़ता है। कई बार वो लोग जो वेट्स यूज करते हैं ग्रेन्स को मेजर करने के लिए, वो ग्रेड्स भी जो वेट्स है वो भी स्टैंडर्डाइज नहीं है। उसमें लिखा हुआ है 1 किलो, बट अल्टीमेटली उसका जो नेट वेट है वो मानो 900 ग्राम्स ही आ रहे। तो ये सब प्रॉब्लम होता है। ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट फॉर्म कार्टेल, वो लोग आपस में ग्रुप बना लेते हैं प्राइसेस को मैनिपुलेट करने के लिए, कि हम लोग ग्रुप बना लिया, अब हम तुमसे 30 में खरीदेगा, भाई बेचना है बेचो, नहीं बेचना है मत बेचो। फार्मर्स फेस हाई मार्केट फीस, मार्केट का फीस पे करना पड़ता है, उनको कमीशन पे करना पड़ता है, और दुनिया भर का उनके प्राइस में डिडक्शन किया जाता है। ये डिडक्शन, पैकेजिंग डिडक्शन, इस तरीके का डिडक्शन किया जाता है। इसके कारण मार्केट में ट्रांसपेरेंसी का कमी होता है, और फार्मर को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को फेस करना पड़ता है। 2-3 नाम आपको याद रखना पड़ेगा, क्या क्या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होता है। सबसे पहला, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कौन कर रहे हैं, तो सर जितने भी आपके एजेंट लोग हैं, जितने भी ट्रेडर लोग हैं, ये लोग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। सर कैसे कर रहे हैं, सबसे पहले ये लोग कार्टेल बना ले रहे हैं। कार्टेल बना के क्या कर रहे हैं सर, कार्टेल बना के प्राइस को मैनिपुलेट कर रहे हैं सर। और क्या कर रहे हैं, उसके बाद ये लोग मार्केट फीस चार्ज कर रहे हैं, कमीशन चार्ज कर रहे हैं, आर्बिट्ररी डिडक्शंस कर रहे हैं, एंड हेंस फार्मर को एक्सप्लॉइट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़े, लैक ऑफ एडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटी। फार्मर के पास स्टोरेज का भी प्रॉब्लम है। देखो, फार्मर के पास ऑन फार्म स्टोरेज तो है ही नहीं, उसके फार्म में स्टोरेज फैसिलिटी तो प्रॉपर है ही नहीं, कोल्ड स्टोरेज वगैरह ये सब भी नहीं है। अब आप बोलेगा सर गवर्नमेंट लोग भी तो वेयरहाउस बना के रखते हैं, हाँ बना के रखते हैं। तो जितना भी आपका पब्लिक वेयरहाउस है वो या तो इनसफिशिएंट है, या तो फार्मर्स के लिए एक्सेसिबल नहीं है, बहुत फार लोकेशन पे होगा, तो वो एक्सेसिबल ही नहीं है। इसीलिए क्या होता है, फार्मर को अपने ग्रेन्स को हार्वेस्ट के बाद तुरंत बेचना पड़ता है। एक तो लोन का बर्डन, इंटरेस्ट का बर्डन, दूसरा स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। अब अभी आपको बताया, हार्वेस्ट के बाद मार्केट में सप्लाई ज्यादा होता है तो प्राइस कम हो जाता है, लेकिन फार्मर बेचारा ग्रेन्स को स्टोर नहीं कर पा रहे ना। अगर ग्रेन्स को स्टोर नहीं करेगा प्रॉपर्ली, ग्रेन सड़ जाएगा, तो जो प्राइस मिलता वो भी नहीं मिलेगा। तो फार्मर इज प्रेशराइज्ड टू डू डिस्ट्रेस सेल, उसको अपने माल को बेचना पड़ता है क्योंकि उसके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। क्या मेरा बात क्लियर है? इसके कारण फार्मर को पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस और डिस्ट्रेस सेल करना पड़ता है। पोस्ट हार्वेस्ट के बाद फार्मर को लॉस बियर करना पड़ता है, और डिस्ट्रेस में, स्ट्रेस में, ओवर सप्लाइड मार्केट में भी अपने ग्रेन्स को बेचना पड़ता है। सिंपल रीजन क्या है, ऑन फार्म स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, पब्लिक वेयर हाउसेज या तो इनसफिशियंट है या तो इनएक्सेसिबल है। तो एज ए रिजल्ट फार्मर को हार्वेस्ट के बाद ओवर सप्लाइड मार्केट में अपने गुड्स को बेचना पड़ता है लो प्राइस पर। दिस रिजल्ट्स इन पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
फार्मर के पास प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी नहीं है। इंडिया में ऑल वेदर रोड्स का बहुत कमी है। इंडिया में ऑल वेदर रोड्स नहीं है। इंडिया में जो रोड्स है स्पेशली रूरल इंडिया में ऑल वेदर रोड्स का कमी है। तो फार्मर आज भी वही बुलक कार्ट वगैरह इन सब चीजों पे डिपेंडेंट है। अब इनमें प्रॉब्लम क्या होता है, ऑल वेदर अगर रोड्स होता तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अलग होता। तो जैसे मान लो कार, ट्रक, इन तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था। अब इनमें कॉस्ट कम लगता है, लेकिन जब फार्मर बुलक कार्ट पे, ट्रैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है तो इससे क्या होता है, इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबसे पहले बढ़ता है। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम, इससे डिलीवरी में डिले भी होता है। तो कई बार उनका कुछ डिटोरिएट हो जाता है, खराब हो जाता है, कॉस्ट ज्यादा लगता है, ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम यहां पर क्या है, फार्मर के पास ऑल वेदर रोड नहीं है। यहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में फार्मर के पास ऑल वेदर रोड नहीं है। अब क्योंकि ऑल वेदर रोड नहीं है, तो फार्मर को डिपेंड करना पड़ता है किस पे, फार्मर को डिपेंड करना पड़ता है बुलक कार्ट्स और ट्रैक्टर्स के बीच में। अब बुलक कार्ट, ट्रैक्टर्स में ना क्वांटिटी बहुत कम ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, स्मॉल लोड ही लेके जा सकते हैं, तो बार बार ट्रैवल करना पड़ता है, नंबर ऑफ ट्रिप्स बढ़ता है, उससे कॉस्ट बढ़ता है, डिले भी होता है, और पेरिशेबल गुड्स तो पहले ही स्पॉइल हो जाते हैं। इसके कारण फार्मर का स्पॉइलेज ज्यादा होता है, क्वालिटी रिटेन नहीं होता है, और फार्मर को अपने ग्रेन्स का बेटर प्राइस नहीं मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं लैक ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। लास्ट पॉइंट, लैक ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। देखिए, मार्केट इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि मार्केट में किस चीज का डिमांड है, मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, ये सब इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। आपको वही बनाना पड़ेगा जिस चीज का मार्केट में डिमांड है। अगर आप वो बना रहे हो जिसका मार्केट में सप्लाई ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको अपने ग्रेन्स का बेटर प्राइस मिलेगा। तो यहां पर यही प्रॉब्लम है, फार्मर के पास रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं है, फार्मर के पास टाइमली इंफॉर्मेशन है किस चीज के बारे में, सर मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है उसके बारे में, डिमांड क्या है, क्वालिटी किस चीज का रिक्वायरमेंट है। वो लोग इन सारे इंफॉर्मेशन पर डिपेंड करते हैं। इन सारे इंफॉर्मेशन को लेने के लिए वो पूछेगा सर मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, वो पूछेगा सर मार्केट में डिमांड किस चीज का, बट किससे पूछेगा, वो पूछता है जाके ट्रेडर लोग से, वो पूछता है मिडिलमैन टाइप के लोगों से जो बैठे ही एक्सप्लॉइट करने के लिए। वो लोग फार्मर को क्या करते हैं, बायस्ड ओपिनियन देते हैं, फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं, और उन फॉल्स ओपिनियन से फंस जाते हैं फार्मर, और वो उन चीजों को प्रोड्यूस करते हैं जिसका मार्केट में ऑलरेडी पहले से सप्लाई ज्यादा है, प्राइस क्रैश होता है, फिर कम दाम पे यही ट्रेडर लोग उनसे सामान खरीद लेते हैं। द एब्सेंस ऑफ मार्केट डेटा लीड्स टू पुअर बार्गेनिंग पावर फॉर द फार्मर्स। क्या मेरा बात क्लियर है? फार्मर को प्राइस का इंफॉर्मेशन नहीं है, फार्मर को डिमांड का इंफॉर्मेशन नहीं है, क्वालिटी का इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन किससे मांग रहे हैं? ट्रेडर लोग से इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, और ये लोग बायस्ड ओपिनियन देते हैं, फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं। क्या मेरा बात क्लियर है? ओके सर, एकदम क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं सर इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स ले रखे हैं, इन प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स ले रखे। गवर्नमेंट को यह समझ में आया कि इंडिया में फार्मर को सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो जिस मार्केट में जाकर अपने सामान को बेच रहे हैं वो मार्केट बहुत ही अनरेगुलेटेड है, वहां पर बहुत सारे मैल प्रैक्टिसेस हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि हम सबसे पहले बनाते हैं एक रेगुलेटेड मार्केट। अब रेगुलेटेड मार्केट का नीड क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट देख रहे हैं कि जितने भी ट्रेडर लोग हैं वो लोग फार्मर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो लोग प्राइसेस प्रॉपर नहीं पे करते हैं, वेट्स प्रॉपर यूज नहीं करते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम अपना खुद का एक रेगुलेटेड मार्केट बनाएगा, और गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी एक्ट, और उससे कमिटी को बनाया जिसका नाम है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी। इस कमिटी को बनाया जिसका काम है सारे मिडिलमैन से फार्मर को जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहे हैं उससे फार्मर को जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है मिडिलमैन से, उस एक्सप्लॉइटेशन से फार्मर को बचाना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। नाम ध्यान रखना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी एक्ट, और उससे कमिटी बना, उस कमिटी का भी वही नाम है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी, जिसका काम था इंडियन फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द मिडिलमैन। इनका कुछ ऑब्जेक्टिव था, ये क्या बोले, हम लोग सबसे पहले मार्केट में ट्रांसपेरेंसी लेकर आएंगे, प्राइसिंग को लेकर बड़ा ट्रांसपेरेंसी रहेगा, कोई भी तरह का अनहेल्दी मार्केट प्रैक्टिस नहीं होगा, कोई भी तरह का अननेसेसरी मार्केट चार्ज नहीं लिया जाएगा, वेट्स जो भी यूज होगा वो बड़ा स्टैंडर्डाइज वेट्स होगा, और प्राइस हम लोग ऐसा सेट करेंगे जो फार्मर और कंज्यूमर दोनों के लिए रीजनेबल हो। कार्टेल वाटल का सारा कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। जितना भी आपका सेल परचेस होगा इस मार्केट में, उन सारे सेल परचेस को मॉनिटर करेगा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी। ये जो मार्केटिंग कमिटी है ये सारे सेल परचेस को मॉनिटर भी करेगा। वापस एक बार, गवर्नमेंट ने सेटअप किया रेगुलेटेड मार्केट,
एक कमेटी बनाया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। कमेटी का काम क्या है? फार्मर को एक्सप्लॉयटेशन से बचाना। तो क्या क्या किया? सबसे पहले इन्होंने बोला कि हम प्राइस को लेकर ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, कोई भी तरह का अनहेल्दी मार्केट प्रैक्टिस नहीं होगा, मार्केट चार्जेस को हम लोग एलिमिनेट करेंगे, वेट्स ऐसा यूज करेंगे जो स्टैंडर्डाइज्ड, और प्राइस ऐसा रखेंगे जो फार्मर और कंज्यूमर दोनों के लिए रीजनेबल हो, और जितना भी परचेज सेल होगा उन सारे को ये लोग मॉनिटर भी करेंगे। ओके, नेक्स्ट, गवर्नमेंट समझा कि इंडिया में फार्मर को स्टोरेज का भी प्रॉब्लम है। यही रीजन है कि फार्मर को ओवर सप्लाइड मार्केट में भी अपने गुड्स को बेचना पड़ता है। तो गवर्नमेंट बोला कि देखो भैया, इंडिया में फार्मर बहुत छोटा है, मार्जिनल है, प्रॉफिट है नहीं, खुद से वेयरहाउस वगैरह बना नहीं सकते। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? 2 एजेंसी सेटअप किया। पहले एजेंसी का नाम है सेंट्रल स्टेट एंड वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, सेंट्रल एंड स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, और दूसरा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 2 एजेंसी सेटअप किया, नाम आपको याद रखना पड़ेगा, पहला सेंट्रल एंड स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन और दूसरा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ताकि फार्मर को डिस्ट्रेस सेल ना करना पड़े, ताकि फार्मर को मजबूरी में अपने माल को ना बेचना पड़े, वो अपने ग्रेन्स को बहुत ही नॉमिनल रेट में गवर्नमेंट के वेयरहाउसेस में स्टोर कर सके। तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारा स्कीम्स भी रन किया। अब ये स्कीम में क्या बोलता है? गवर्नमेंट बोलता है कि अगर आपको मेरे वेयरहाउस में स्टोर करना है तो आप मेरे वेयरहाउस में स्टोर कर लो, लेकिन अगर फार्मर को अपना खुद का वेयरहाउस बनाना है, पैसा बहुत लगेगा। तो गवर्नमेंट बोला कि अगर आप अपना खुद का गोडाउन कंस्ट्रक्ट करोगे तो गवर्नमेंट उसके कॉस्ट में आपको सब्सिडी देगा। सपोज मान लो 10 लाख रुपया लगता है वेयरहाउस बनाने में, तो गवर्नमेंट उसका कुछ पोर्शन आपको सब्सिडी के फॉर्म में दे देगा। ये गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम है ग्रामीण भंडारण योजना। ये स्कीम नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, खाली स्कीम वर्ड को आप याद रख लेना कि गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च किया जहां पर गवर्नमेंट फार्मर्स को सब्सिडी प्रोवाइड करेगा उनके गोडाउन के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में। उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारा कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस को भी सेटअप किया जहां पर पेरिशेबल कमोडिटीज को स्टोर किया जा सके, जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो गया, इनको स्टोर किया जा सके ताकि ये स्पॉइलेज या पिल्फरेज इनका नहीं हो सके, खराब नहीं हो सके, ये सारी चीजें। समझ में मेरा बात? नेक्स्ट, अब गवर्नमेंट बोलता है कि अगर फार्मर को ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन का फैसिलिटी मिल जाए तो क्वालिटी प्राइस में रिफ्लेक्ट करेगा और फार्मर को अपने ग्रेन्स का बेटर प्राइस मिल पाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन चालू कर दिया एग्रीकल्चरल और एलाइड कमोडिटी का। फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, राइस हो गया, पल्सेस हो गया, इनका ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन चालू कर दिया। यहां पर गवर्नमेंट बोलता है कि जो भी ग्रेन्स आप लेकर आओगे, राइस लेकर आओगे, व्हीट लेकर आओगे, उनको गवर्नमेंट ग्रेड कर देगा और उन पे स्टैंप लगा देगा, सील लगा देगा एग मार्क का। और एग मार्क इज अ सिंबल ऑफ क्वालिटी। जिन ग्रेन्स पे एग मार्क का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, आपको एग मार्क का सील है, उन ग्रेन्स को समझा जाता है कि उनका क्वालिटी बेटर है और फार्मर को उन ग्रेन्स का बेटर प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। अभी क्या पढ़े हम लोग? इंडिया में जितने भी फार्मर्स है उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहे। वो इंफॉर्मेशन के लिए किस पे डिपेंडेंट है? वो डिपेंडेंट है सारे ये ट्रेडर लोग, इन लोग पे, और ये लोग बायस रिव्यू देते हैं, फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि गवर्नमेंट अपने से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और फार्मर को इंफॉर्मेशन सप्लाई करेगा। गवर्नमेंट वीकली डेटा कलेक्ट करेगा, किस चीज के बारे में? अराइवल के बारे में, कि क्या चीज मार्केट में आ रहा है, उसका सेलिंग प्राइस कितना, एटसेट्रा। और ये सारे इंफॉर्मेशन को गवर्नमेंट पब्लिक मीडिया के थ्रू फार्मर तक पहुंचाएगा, जैसे रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, एटसेट्रा हो गया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, ये जो हमारा रिसेंट एनडीए गवर्नमेंट है, इन्होंने स्कीम लॉन्च किया नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ई मार्केटिंग। मतलब गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन पोर्टल सेटअप किया है जहां से फार्मर अपने ग्रेन्स को बेच सकते हैं। 2016 में स्कीम लॉन्च किया कि एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो इंटीग्रेट करता है सिलेक्टेड रेगुलेटेड होलसेल मार्केट को अलग अलग स्टेट्स में, ताकि फार्मर को अपने ग्रेन्स का रेम्यूनरेटिव प्राइस मिल सके, फार्मर को किसी भी मिडिलमैन के चक्कर में पड़ना ही ना पड़े। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारे मार्केट को, जो बहुत सारे सिलेक्टेड मार्केट्स को इंटीग्रेट करता है आपस में, ताकि फार्मर अपने ग्रेन्स को रेगुलेटेड मार्केट को बेच सके और वहां से इनका ऑनलाइन ट्रेडिंग हो सके। फार्मर्स कैन सेल
प्रोड्यूस अक्रॉस स्टेट बाउंड्रीज, हेल्पिंग प्राइस डिस्कवरी एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ इंटरमीडियरी खत्म ही हो जाएगा, सारा ग्रेन्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू बिक जाएगा, वहां पर प्राइस का भी ट्रांसपेरेंसी है और फार्मर को अपने ग्रेन्स का अच्छा प्राइस मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, स्कीम लॉन्च हुआ था इन द ईयर 2016। ये एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेट इज अ कीवर्ड, इंटीग्रेट कर रहे हैं, किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं सर, जितने भी आपके रेगुलेटेड मार्केट है, जितने भी आपके रेगुलेटेड मार्केट है उन सारे को इंटीग्रेट कर रहे हैं। सर इससे होगा क्या, इससे फार्मर को रेम्यूनरेटिव प्राइस मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक, गवर्नमेंट ने सेटअप किया अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक गारंटीड प्राइस होता है, गवर्नमेंट गारंटी करता है कि एक प्राइस सर्टेन क्रॉप्स के लिए मिनिमम इतना प्राइस जाएगा, इससे नीचे इन क्रॉप्स का प्राइस नहीं जा सकते, ताकि फार्मर को लॉस सफर नहीं करना पड़े प्राइस फ्लक्चुएशन के कारण। ग्रेन्स का प्राइस फ्लक्चुएट करता है तो गवर्नमेंट ने क्या सेटअप कर दिया, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि ग्रेन्स का प्राइस इसके नीचे तो नहीं जा सकते। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड अदर एजेंसीज प्रोक्योर क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट एट द एमएसपी। अभी ऊपर पढ़े, गवर्नमेंट ने एक बनाया था सेंट्रल एंड स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन और दूसरा बनाया था फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो सर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का काम क्या है, फार्मर से क्रॉप्स को प्रोक्योर करना, वो फार्मर से क्रॉप्स को खरीदते हैं कौन से प्राइस पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर। तो अब फार्मर मेंटली पीस में कि भाई अब मार्केट में कितना भी प्राइस फ्लक्चुएट करे, मेरे को अपने ग्रेन्स का मिनिमम इतना प्राइस तो मिल ही जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी कर दिया कि रेगुलेटेड मार्केट्स में वेट स्टैंडर्डाइज यूज होने वाले। गवर्नमेंट ने इसके लिए एक्ट भी पास किया जिसका नाम है स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजरमेंट एक्ट 1958। एक एक्ट पास किया और यहां पर कंपलसरी कर दिया कि जो भी वेट्स यूज होगा वो सारा गवर्नमेंट अप्रूव्ड वेट्स ही यूज होगा, इससे कोई भी तरह का फार्मर को एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। पॉसिबल हो तो याद रखिएगा ईयर भी, नहीं तो एक्ट तो कम से कम आपको याद रखना ही पड़ेगा। नाम है स्टैंडर्ड वेट एंड मेजरमेंट एक्ट, स्टैंडर्ड वेट एंड मेजरमेंट एक्ट, स्टैंडर्ड वेट एंड मेजरमेंट एक्ट 1958, जो क्या बोलता है कि आपको गवर्नमेंट अप्रूव वेट्स आपके लिए कर दिया कंपलसरी। इससे फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन, जो फार्मर को एक्सप्लॉयट किया जा रहा है वो अपने आप खत्म हो जाएगा क्योंकि वेट स्टैंडर्ड यूज होगा। उसके बाद स्टेट ट्रेडिंग इन फूड कॉर्पोरेशन। अब यहां पर ना ग्रेन्स के सेंट्रलाइजेशन को लेके गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया। क्या बोलते हैं देखिए, गवर्नमेंट ने ऐसा स्कीम इंट्रोड्यूस किया टू सेंट्रलाइज द मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स एंड असिस्ट द फार्मर इन सिक्योरिंग रीजनेबल प्राइस। गवर्नमेंट ने स्टेट मतलब गवर्नमेंट ने पार्टिसिपेट किया, ग्रेन्स को सेंट्रलाइज कर देंगे। इट इज कैरीड आउट बाय द फूड डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट वेयरहाउस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहां पर गवर्नमेंट क्या करता है, फार्मर से ग्रेन्स को परचेस कर लेगा, उसको स्टोर करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा और फार्मर के बिहाफ में उसको बेच भी देगा, क्योंकि फार्मर को डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट बोला कि हम एक ऐसा स्टेप निकालेंगे, एक सेंट्रलाइज सिस्टम होगा जहां पर गवर्नमेंट ग्रेन्स को परचेस कर लेगा, गवर्नमेंट ही उनका स्टोरेज करेगा, गवर्नमेंट ही उनको बेचेगा और गवर्नमेंट ही उनको सेल भी कर देगा, सेल करके पैसा फार्मर को दे देगा। और ये सब कौन करेगा, ये सब करेगा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका एग्जाम में आने का पूरा प्रोबेबिलिटी है, विच इज कोऑपरेटिव मार्केटिंग। समझिएगा प्लीज ध्यान से। कोऑपरेटिव फार्मिंग बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे फार्मर्स को यूनाइट करने का कोशिश किया गया। हम लोग पढ़े थे इंडिया में फार्मर का बार्गेनिंग पावर बहुत लो है क्योंकि इंडिया में फार्मर्स आर नॉट यूनाइटेड। तो ये कोशिश किया गया इंडिया में फार्मर्स को यूनाइट करने का। होगा क्या देखिए, इट इज कोऑपरेटिव फार्मिंग इज द मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बाय ग्रुप ऑफ फार्मर्स। फार्मर का ग्रुप बनाएगा, वो लोग क्या करेंगे, हु पूल देयर रिसोर्सेस। ये जितने भी फार्मर है वो सारे रिसोर्सेस को अपने एक जगह पर लेकर आएंगे थ्रू अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक सोसाइटी बनाएगा अलग से, विच इज अ सेपरेट एक्ट, एक अलग से एक बॉडी बनाएगा, एक कंपनी टाइप का आप समझ लो, बट वो कंपनी नहीं होता, उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। टू सेल देयर प्रोड्यूस कलेक्टिवली। मतलब क्या होगा, गवर्नमेंट ने एक चीज एनकरेज किया कि आप एक काम करो, आप इंडिविजुअल छोटे छोटे फार्मर जाकर अपने सामान को बेचते हो तो आपको प्राइस भी अच्छा नहीं मिलता है, तो बेटर आप क्या करो, आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लो। सारे फार्मर अपने रिसोर्सेस को पूल करेंगे, अपने ग्रेन्स को लेकर आएंगे और एक ही जगह से, एक ही जो सेंट्रल जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वहीं से ग्रेन्स को बेचा जाएगा, वापस पड़ेगा। कोऑपरेटिव मार्केटिंग का मतलब होता है मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। कोऑपरेटिव मार्केटिंग का मतलब होता है मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। कैसे, बाय ग्रुप ऑफ फार्मर्स, बाय ग्रुप ऑफ
फार्मर्स, जो अपने रिसोर्सेस को पूल करेंगे, कैसे? थ्रू अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, और वो सोसाइटी उनके प्रोड्यूस को, प्रोडक्ट को कलेक्टिवली बेचेगा। क्या मेरा बात क्लियर है? और इन सबको रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी बनाया गया, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव एंड मार्केटिंग फेडरेशन, नफेड बोलते हैं इसको, NAFED, नफेड, NAFED, ना वापस पड़ेगा, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन इज द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर मार्केटिंग कोऑपरेटिव ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन इंडिया। इन सारी चीजों को रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी गवर्नमेंट ने बनाया, NAFED, नफेड, NAFED। क्लियर है मेरा बात? वापस एक बार सर, कोऑपरेटिव मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कौन करेगा? जो फार्मर्स है वो लोग खुद ही करेंगे। कैसे करेंगे? एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर, और अपने ग्रेन्स को सेल करेंगे कलेक्टिवली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आपको यहां पर बताया गया व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग। कोऑपरेटिव मार्केटिंग का बेनिफिट क्या है? एक सेकेंड ना, देखिए कोऑपरेटिव का क्या बेनिफिट है, आपको ये चीज समझ में है? कोऑपरेटिव मार्केटिंग का मतलब हो गया फार्मर लोग अपने रिसोर्सेस को पूल कर रहे हैं। फार्मर अपने रिसोर्सेस को पूल कर रहे हैं, कैसे? वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हैं, और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करेगा? फार्मर के बनाए हुए रिसोर्सेस को कलेक्टिवली सब मिलके बेचेंगे। फार्मर अपने प्रोड्यूस को किसी को बेच नहीं रहे, फार्मर लोगों ने मिलकर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए, तो इसका फायदा बहुत होगा। फार्मर को किसी भी मिडिल मैन को फेस नहीं करना पड़ेगा, और फार्मर को अपने ग्रेन्स का बेटर प्राइस मिल पाएगा, फार्मर का इनकम स्टेबल रहेगा। अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, आपने कॉमर्स में पढ़ा होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, कई बार फार्मर को लोन वगैरह भी दे देते हैं अगर उनको पैसे का जरूरत होता है तो। ये लोग, क्योंकि रिसोर्सेस पूल हो गया, ये लोग अपना खुद का वेयर हाउस वगैरह भी सब सेटअप कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट इनके लिए चीप पड़ता है क्योंकि कॉस्ट शेयर हो जाता है सारे पार्टनर में। ये लोग ग्रेडिंग स्टैंडर्डाइजेशन भी एनकरेज कर पाते हैं। इनको मनी लेंडर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है, और अल्टीमेटली इनको गवर्नमेंट का बहुत सारा स्कीम्स वगैरह का बेनिफिट भी मिलता है। गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी को बहुत सारा स्कीम्स का बेनिफिट भी देता है। तो वापस सबसे पहला बेनिफिट क्या हो गया कि इनको अपने ग्रेन्स का बेटर प्राइस मिलता है। दूसरा, इनको लोन भी मिल जाता है कोऑपरेटिव से, ताकि इनको डिस्ट्रेस सेल ना करना पड़े। तीसरा सर, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत चीप पड़ता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चीप हो गया। चौथा सर, इनको वेयरहाउस का फैसिलिटी मिल गया। पांचवा, इनको मनी लेंडर्स या फिर जितने भी लैंडलॉर्ड जीरो टाइप के लोग हैं इनके एक्सप्लॉयटेशन से बच जाते हैं। और सिक्स्थ, इनको गवर्नमेंट के स्कीम्स का बेनिफिट भी मिल जाता है। डन? यस सर, डन। तो ये हमारा चैप्टर का पहला पार्ट खत्म होता है, विच इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग। लेट्स कंटिन्यू विद द सेकेंड पार्ट, विच इज रूरल क्रेडिट। अगर आप यहां तक वीडियो में बना हुए, मतलब आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आप कुछ सीख रहे हैं, तो एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सारे ग्रुप्स में इसको शेयर कर दो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज रिक्वेस्ट कि आप इन सारे वीडियो को अपने फ्रेंड ग्रुप्स के साथ शेयर करो, ताकि लोग भी बेनिफिट कर सके और मेरे को भी मोटिवेशन मिल सके कि हम इस पूरे सीरीज को कंटिन्यू करें। लेट्स स्टार्ट। देखिए, हम लोग बात करते हैं रूरल क्रेडिट को लेके। तो इंडिया में देखो, फार्मर को पैसे का प्रॉब्लम तो है, ये तो हम लोग समझ चुके हैं, क्योंकि फार्मर अपने ग्रेन्स को अच्छे दाम पर बेच नहीं पाता है, सो ऑन प्रॉब्लम तो देखो पैसे का है। तो रूरल क्रेडिट का मतलब होता है फार्मर को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलना, फार्मर को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलना। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं फार्मर को पैसा किस पर्पस के लिए चाहिए। आप जानकर शॉक्ड हो जाएगा, फार्मर को पैसा हर चीज के लिए चाहिए, चाहे वो पर्पस प्रोडक्टिव हो, चाहे वो पर्पस अनप्रोडक्टिव हो। सर, प्रोडक्टिव मतलब हो गया उनके फार्मिंग से रिलेटेड, जैसे फॉर एग्जांपल सीड्स खरीदना है, फर्टिलाइजर खरीदना है, लेबर को वेजेस पे करना है, फर्टिलाइजर, केमिकल, इन सब चीजों के लिए। अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए भी फार्मर को लोन चाहिए होता है, जैसे जो उनके प्रोडक्शन से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मान लो कोई सोशल एक्टिविटी हो गया, अपने बच्चों का, किसी का डिपेंडेंट का शादी करना है, पूजा पाठ करना है, कोई मर गया तो उसका लास्ट राइट्स वगैरह पूरा करने के लिए पैसा चाहिए। इन सब चीजों के लिए भी फार्मर लोन के ऊपर डिपेंडेंट है। क्लियर है मेरा बात? तो इंडिया में फार्मर को लोन दो पर्पस के लिए चाहिए होता है, प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव। अब हम लोग बात करते हैं लोन के टर्म के बारे में। तो लोन को ना हम लोगों ने कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला हो गया आपका शॉर्ट टर्म लोन। सर, शॉर्ट टर्म लोन होता है जो 15 मंथ्स के लिए होता है। अब क्वेश्चन आता है, शॉर्ट टर्म लोन किस काम में आता है? तो सर, शॉर्ट टर्म लोन यूज होता है प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव दोनों पर्पस के लिए। फार्मर जो 15 महीने के लिए लोन लेता है, फार्मर उससे सीड्स भी खरीदता है, फर्टिलाइजर भी खरीदता है, और उससे प्रोडक्शन के अलावा
कंजम्पशन पर्पस के लिए, सोशल पर्पस के लिए, रिलीजियस पर्पस के लिए, सब चीजों के लिए उसको यूज करते हैं। सर नेक्स्ट हो गया मीडियम टर्म, जो 15 महीने से ज्यादा होता है लेकिन अप टू 5 इयर्स तक के लिए फार्मर को लोन चाहिए। इनसे फार्मर थोड़ा सा कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है, जैसे फार्मर को मान लो लैंड में इंप्रूवमेंट कराना है, कोई वेल्स को रिपेयर कराना है, इन सब चीजों के लिए। और नेक्स्ट हो गया लॉन्ग टर्म, 15 से 20 साल के लोन के लिए, जो लॉन्ग टर्म लोन है, इससे फार्मर हेवी कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, जैसे मान लो कोई लैंड खरीदना है, कोई पुराने लैंड का रिक्लेमेशन करना है, कोई एक्सपेंसिव मशीनरी ट्रैक्टर वगैरह खरीदना है, ये सब। तो वापस एक बार हम बोल रहे हैं, लोन दो तरह का होता है, प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव। सर प्रोडक्टिव मतलब हो गया जो चाहिए फार्मर को प्रोडक्शन पर्पस के लिए, जैसे मान लो सीड्स खरीदना है, फर्टिलाइजर खरीदना है, इन सब चीजों के लिए। और अनप्रोडक्टिव हो गया नॉट फॉर प्रोडक्शन, यानी कि कंजम्पशन पर्पस के लिए। लोन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, शॉर्ट टर्म विच इज अप टू 15 मंथ्स, मीडियम टर्म विच इज 15 मंथ्स टू 5 इयर्स, एंड लॉन्ग टर्म विच इज मोर देन 5 इयर्स एंड अप टू 20 इयर्स। ओके, अब हम लोग बात करते हैं सर फार्मर को ये सारा पैसा कहां से मिलता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, मीडियम टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, प्रोडक्टिव हो, अनप्रोडक्टिव हो, कहां से मिलता है। तो फार्मर के पास 2 मेन सोर्स है, इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल। अब समझते हैं सर इंस्टीट्यूशनल क्या होता है। इंस्टीट्यूशनल मतलब हो गया एक ऐसा सोर्स जहां से जो लोन मिल रहा है ना, वो लोन रेगुलेटेड है, वो लोन गवर्नमेंट के थ्रू बैक्ड है, इट इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट, इट इज रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, जिसका ऑब्जेक्टिव फार्मर को मदद करना है, नॉट बाय गिविंग फ्री लोन, बट फार्मर को एक्सप्लॉइट करना तो इनका बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है। दीज आर ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल अथॉरिटी। These loans are provided at reasonable rate of interest and proper follow legal procedure. एग्जाम में आपको इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल पर डिफरेंस पूछ सकता है, जो पीडीएफ के लास्ट पर मैंने दिया है। अगर आपको पीडीएफ का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का एक ग्रुप लिंक मिल जाएगा, उसमें सारा पीडीएफ वगैरह अपलोड किया हुआ है। सुनिएगा ध्यान से। हम लोग यहाँ पर क्या बात करें सर, हम लोग बात करें फार्मर को लोन 2 जगह से मिलता है, इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल। सर इंस्टीट्यूशनल क्या होता है, जो लोन ऑर्गेनाइज्ड है, जो रेगुलेटेड है, जिसको गवर्नमेंट रेगुलेट करता है, जहां पर लोन फार्मर को रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलता है और प्रॉपर पेपर वर्क, पूरा लीगल प्रोसीजर के बाद मिलता है। अब सबसे पहले हम लोग यहां पर पढ़ते हैं नाबार्ड। अब आपके सिलेबस में ये जितने भी इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है, इनका खाली मीनिंग, ब्रीफ मीनिंग आपको पढ़ना है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है आपको, इनके जस्ट बेसिक आपको रीड करना है। सबसे पहले नाबार्ड का फुल फॉर्म तो आपको पता होना चाहिए, मे भी शायद 1 मार्कर के लिए आपको फुल फॉर्म भी पूछ ले। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या हो गया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। डेट वगैरह आप नहीं याद रखोगे तो भी चलता है, कोई दिक्कत का बात नहीं, लेकिन ये कौन है, क्या करता है, ये पता होना चाहिए। बोलता है सर ये एपेक्स बैंक है, सबसे मेन बैंक है रूरल क्रेडिट का। रूरल क्रेडिट का मेन बैंक है नाबार्ड। नाबार्ड क्या करता है सर, नाबार्ड सबसे पहले प्रोवाइड रीफाइनेंसेस टू कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कमर्शियल बैंक इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चरल लेंडिंग। इनका सबसे पहला काम है। जितना भी आप समझ गए एपेक्स बैंक है, तो इनके अंडर में 3 तरह के बैंक आते हैं। सबसे पहला बोला कोऑपरेटिव बैंक, दूसरा रीजनल रूरल बैंक, तीसरा कमर्शियल बैंक। उन लोगों को रीफाइनेंस करते हैं कि तुम लोग भैया आगे लोन दो, तुम मेरे से लोन लो और आगे उनको लोन दो, ठीक है। उसके बाद these help this institution to lend more to the farmer, ताकि तीनों लोग फार्मर को लोन वगैरह दे पाए। उसके बाद नाबार्ड क्या करते हैं, ये जितने भी लोग हैं इन सारे की एक्टिविटी को सुपरवाइज भी करते हैं, रेगुलेट भी करते हैं। कोऑपरेटिव बैंक को, रीजनल रूरल बैंक को, कमर्शियल बैंक के एक्टिविटी को सुपरवाइज भी करते हैं, ठीक है। और प्रोवाइड्स कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग टू रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। इनके ट्रेनिंग वगैरह करना, कैपेसिटी बिल्ड करने का भी काम ये लोग करते हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ध्यान क्या रखना है, खाली इतना सा बात ध्यान रखना है सर, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। सर ये है कौन, ये एक एपेक्स बैंक है। सर ये एक एपेक्स डेवलपमेंट बैंक है, ये एक एपेक्स डेवलपमेंट बैंक है। इट इज द एपेक्स डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया फॉर फाइनेंसिंग एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर क्रेडिट और रूरल डेवलपमेंट का ये एपेक्स बैंक है। एपेक्स बैंक है किसका, एग्रीकल्चर क्रेडिट और रूरल डेवलपमेंट का। सर ये क्या करता है सर, सबसे पहले इनका काम है सर रीफाइनेंस करने का। सर इनका काम है रीफाइनेंस करने का। सर किसको रीफाइनेंस करते हैं, सबसे पहला कोऑपरेटिव बैंक को, दूसरा रीजनल रूरल बैंक को और तीसरा कमर्शियल बैंक्स को। इन सारे, ये पहला काम रीफाइनेंस, दूसरा इन सारे को सुपरवाइज करेगा और कैपेसिटी बिल्ड करने का काम करता है। बात खत्म।
सर नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी पढ़े कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव मार्केटिंग में वही चीज लिखा हुआ है। कौन बनाते हैं सर? फार्मर खुद ही बनाते हैं एक दूसरे को लोन देने के लिए। अब अभी आप जो पढ़ा ना वो था कोऑपरेटिव मार्केटिंग। कोऑपरेटिव मार्केटिंग में और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। कोऑपरेटिव मार्केटिंग जो हम लोग अभी ऊपर पढ़े, उनका काम है फार्मर के ग्रेन्स को बेचना। फार्मर लोगों ने सोसाइटी बनाया और कलेक्टिवली मिलकर वो लोग अपने ग्रेन्स को बेचेंगे। लेकिन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का काम है, ये भी फार्मर बनाते हैं, बट यहां पर बेचने से ज्यादा फोकस है इनका एक दूसरे के क्रेडिट नीड्स को पूरा करना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि फार्मर को टाइमली और चीप रेट में फंड मिल सके और फार्मर को एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके। ठीक है, इनके अंदर दो सेपरेट इंस्टीट्यूशन है, एक है कोऑपरेटिव बैंक और दूसरा है लैंड डेवलपमेंट बैंक। इनके अंदर में ही आते हैं, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर में दो पार्ट आते हैं, टू सेपरेट कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन। एक हो गया कोऑपरेटिव बैंक, दूसरा हो गया आपका लैंड डेवलपमेंट बैंक। इसको डिटेल में आगे पढ़ लेंगे। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी को कौन बनाया सर? इनको बनाया फार्मर ने। क्यों बनाया? ताकि वो अपने मेंबर्स को, फार्मर को ही लोन दे सके, ताकि उनको टाइमली चीप रेट में और फार्मर को प्रोटेक्शन मिल सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट इज लैंड डेवलपमेंट बैंक। ब्रीफली दो दो तीन तीन लाइन मैक्सिमम आपको पढ़ के जाने हैं सर। लैंड डेवलपमेंट बैंक का और एक नाम है लैंड मॉर्गेज बैंक। अब ये लोग क्या करते हैं सर? ये लोग फार्मर को लोन देंगे। सर ये लोग क्या करेंगे? ये लोग फार्मर को लोन देंगे। दे प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन्स। दे प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन्स। ये लोग फार्मर को लॉन्ग टर्म के लिए लोन देते हैं। ध्यान रखिएगा, लैंड डेवलपमेंट बैंक लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है। सर क्यों देता है? ताकि फार्मर अपने लैंड का इंप्रूवमेंट कर सके, अपने पुराने लोन्स को रिडीम कर सके, नया मशीनरी खरीद सके और कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सके। सर लैंड डेवलपमेंट बैंक का और एक नाम है लैंड मॉर्गेज बैंक। लैंड मॉर्गेज बैंक, ध्यान क्या रखना है, ये लोग लॉन्ग टर्म लोन देते हैं। अब लॉन्ग टर्म लोन से फार्मर क्या करेगा? फर्टिलाइजर सीड्स तो खरीदेगा नहीं, फार्मर लैंड का इंप्रूवमेंट करेगा, पुराने लोन को रीपे करेगा, मशीन वगैरह खरीदेगा। बात खत्म। ये लोग रीजनेबल मॉडरेट रेट पे लोन देते हैं। डन। नेक्स्ट सर कमर्शियल बैंक। सर कमर्शियल बैंक भी लोन देगा, पर ये लोग लॉन्ग टर्म नहीं, ये लोग देगा शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लोन। अब उससे फार्मर क्या करेगा? एसेट तो खरीदेगा नहीं, वही फर्टिलाइजर खरीदना, सीड्स खरीदना, ये सब करेगा। सीड्स खरीदेगा, फर्टिलाइजर खरीदेगा, ट्यूबवेल्स बनाएगा, ये सब काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट सर रीजनल रूरल बैंक। समझिएगा ध्यान से, रीजनल रूरल बैंक को बनाया गया स्पेसिफिकली जो रूरल इंडिया के वीकर सेक्शन है ना, उनको सपोर्ट करने के लिए। जितने भी छोटे छोटे फार्मर्स है, दे प्रोवाइड क्रेडिट टू वीकर सेक्शन ऑफ द रूरल एरिया। जैसे मान लो जितने भी लेबर लोग हैं, आर्टिशियंस है, इन लोगों को फाइनेंशियल लोन प्रोवाइड करने के लिए ये लो रेट पर लोन देते हैं। बाकी सबसे कंपैरिजन में सबसे लो रेट पर ये लोग लोन देते हैं, और इनको भैया नाबार्ड कंट्रोल करता है। ऊपर हम लोग पढ़ ही लिए थे। ठीक है, डन। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल। ये बड़ा सिंपल सा है। नॉन इंस्टीट्यूशनल कौन हो गया? जो लोन रेगुलेटेड नहीं है, जो गवर्नमेंट से बैक्ड नहीं है, जो फार्मर को हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन देते हैं, फार्मर को एक्सप्लॉइट करने के लिए हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। कोई तरह का यहाँ पर पेपर वर्क, लीगल फॉर्मेलिटी कुछ नहीं होता है। तो इसमें दो तीन तरह के लोग आते हैं। एक हो गया मनी लेंडर। अब प्रॉब्लम क्या है इंडिया में? अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर फार्मर इनके पास जा ही क्यों रहे? देखो, एक तो ना, चाहे कमर्शियल बैंक का बात करो, कोऑपरेटिव बैंक का बात करो, ये लोग पेपर वर्क, सिक्योरिटी, ये सब मांगते हैं। और ये बैंक थोड़ी ना आपको शादी करने के लिए या कोई मर रहा है आपको पूजा पाठ करने के लिए लोन देगा। लेकिन ये जितने भी आपके नॉन इंस्टीट्यूशनल है ना, ये लोग बिना किसी पर्पस पूछे लोन देते हैं। वो पूछेगा ही नहीं, क्या करेगा? वो बोला कितना पैसा चाहिए? 1 लाख रुपया चाहिए, ये इंटरेस्ट ले लोन, खत्म। वो लोग पर्पस नहीं पूछता है। तो सबसे पहले एक तो हो गया आपका मनी लेंडर। दूसरा ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट। ये फार्मर को लोन देते, बदले में उनसे अधिकार लेते। ये लोग ट्रेडर लोग, ये लोग बोलेगा कि देखो हम तुमको लोन देगा, हम तुमको लोन देगा, लेकिन बदले में तुम अपना आउटपुट मेरे को बेचेगा कम रेट पे, विद द राइट टू सेल देयर प्रोड्यूस समटाइम लीडिंग टू एक्सप्लॉयटेशन। ये लोग लोन देगा और लोन के साथ कंडीशन लगा देगा कि जितना भी तुम्हारा आउटपुट निकलेगा ना, वो तुम मेरे को बेचेगा इस पर्टिकुलर रेट पे। फिर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स हो गया और लैंडलॉर्ड्स वगैरह भी हो गए। ये तो 4 हो गया नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। नाम आपको याद रखना पड़ेगा। 2 और टॉपिक बचा, बस खत्म हो जाएगा 5-7 मिनट में। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन।
गवर्नमेंट ने बहुत सारा स्टेप्स लिया फार्मर के मार्केटिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, गवर्नमेंट ने क्रेडिट के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए बहुत सारा स्टेप्स लिया, लेकिन उसके बावजूद भी इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता है दैट एग्रीकल्चर इज अ वेरी रिस्की बिजनेस, बड़ा रिस्की बिजनेस है। क्योंकि पता है बहुत कुछ ऐसा है जो ना फार्मर के भी कंट्रोल के बियॉन्ड है। आज क्लाइमेट पर डिपेंडेंट है, रेनफॉल पर डिपेंडेंट है, मार्केट फ्लक्चुएशन पर डिपेंडेंट है, डिमांड सप्लाई पर डिपेंडेंट है, एंड दीज थिंग्स आर बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। तो एक आइडियोलॉजी बनाया गया कि फार्मर वाई पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आप एक काम करो, आप डाइवर्सिफाई करो ना, आप डाइवर्सिफाई करो। अब यहां पर डाइवर्सिफाई का दो मतलब है, या तो आप जो बना रहे हो उसके अलावा कुछ और बनाओ। अगर एक फार्मर केवल राइस और व्हीट पर डिपेंडेंट है, केवल राइस और व्हीट बना रहे, एंड सपोज द क्लाइमेट और द मार्केट इज अनफेवरेबल फॉर राइस एंड व्हीट, ही लूजेस एवरीथिंग। तो आप राइस के साथ साथ कुछ और भी बनाओ। एक तो ये तरीके से डाइवर्सिफाई कर सकते हो। दूसरा, आप कुछ एलाइड एक्टिविटीज करो, एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री करना, फिशिंग करना, हॉर्टिकल्चर करना, आप इन सब चीजों में एंगेज हो जाओ। इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब क्या है? रीएलोकेशन, आपके रिसोर्सेस को आप रीएलोकेट करो। अब सर फार्मर का रिसोर्स क्या होता है? सर लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, फार्म्स हो गया, इक्विपमेंट हो गया। इन सब चीजों को आप रीएलोकेट करो। अभी जिस चीज में एलोकेटेड है उससे निकालो, रीएलोकेट करो। सर किस चीज में? इसका दो एस्पेक्ट है। या तो आप अपने क्रॉप के प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई कर दो, मतलब आप अपने क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज कर दो। अगर आप अभी तक पेरिनियल क्रॉप्स ग्रो कर रहे थे तो आप स्ट्रिप क्रॉपिंग करो, मल्टीपल क्रॉपिंग करो, ये सब चीज करो। या आप डाइवर्सिफाई करो अपने एक्टिविटी में, आप शिफ्ट हो जाओ, जैसे लाइव स्टॉक फार्मिंग करो, पोल्ट्री फार्मिंग करो, हॉर्टिकल्चर करो, ये सारे काम करो। इसको हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कीवर्ड ध्यान रखिएगा, रीएलोकेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, रीएलोकेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। सर इसका ये क्यों क्यों बोला गया डाइवर्सिफाई करो? ताकि फार्मर का इनकम बढ़े, फार्मर का रिस्क कम हो जाए कि अगर एक क्रॉप बाई चांस फेल हो गया तो और भी काम चल रहा है, ठीक है। उसके बाद सस्टेनेबल रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज करने के लिए, और कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट वगैरह को इंक्रीज करने के लिए। मेन इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, देखो, फार्मर के रिस्क को मिनिमाइज करना और उसके इनकम को बढ़ाना। मेन यही दो ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला फार्मर के इनकम को इंक्रीज करना और दूसरा रिस्क को एलिमिनेट करना। ये मेन दो बड़ा ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक फॉर द चैप्टर इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। और इसके बाद मैंने ना लास्ट में डिफरेंस दे रखा है, ये डिफरेंस को आप जरूर से पढ़ के चले जाना। हो सकता है एग्जाम में लॉन्ग डिफरेंस भी आपको पूछ ले, ब्रीफ हम एक बार आपको कर देगा। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग देखो, आप लोग सबको पता है कि आप केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड से शिफ्ट हो जाओ ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह में, उसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। इट इज अ मेथड ऑफ एग्रीकल्चर दैट फोकसेस ऑन ग्रोइंग क्रॉप्स इन द वे दैट नेचुरल एंड विच इज नेचुरल तरीके से कल्टीवेशन करो, और जो तरीका इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। आप एक ऐसा तरीका चूज करो जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, मतलब आप कोई भी तरह का सिंथेटिक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, केमिकल एडिटिव, ये सब चीजों को यूज ना करो। ये हो गया आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब सर ऑर्गेनिक फार्मिंग का फायदा क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं, मीनिंग भी पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर मीनिंग क्लियर है आपको? मीनिंग क्लियर है। ये एग्रीकल्चर का एक ऐसा मेथड है जो फोकस करता है कि क्रॉप्स को ग्रो किया जाए नेचुरल तरीके से, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से, ठीक है, ताकि बायो पेस्टिसाइड इन सब चीजों को यूज करो, मैन्योर को यूज करो। फायदा क्या है? सर एक तो देखो इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट रहेगा, केमिकल डालने से, फर्टिलाइजर डालने से 10 तरह का देखो पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सब तो एलिमिनेट हो गए। दूसरा, सॉइल का हेल्थ भी बढ़ेगा, सॉइल का हेल्थ भी बढ़ेगा, ठीक है, सॉइल अपना नेचुरल फर्टिलिटी को रिटेन कर पाएगा। सर तीसरा, जो फूड हम लोग को मिलेगा वो भी हेल्दी होगा, उसमें भी कोई केमिकल वगैरह नहीं रहेगा, कोई तरह का केमिकल रेसिड्यू नहीं रहेगा, फूड ज्यादा न्यूट्रिशियस और टेस्टियर भी होगा। सस्टेनेबिलिटी, लॉन्ग टर्म में ही हमको फायदा देगा, आज तो फायदा देगा, लॉन्ग टर्म में भी हम लोग को फायदा देगा। एनर्जी कंजर्व होगा इससे, और कहीं ना कहीं फार्मर को भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह महंगा है, लेकिन ये जो फार्मिंग का तरीका है, ये फार्मिंग का तरीका भी सस्ता है, और ऑर्गेनिक चीजों का मार्केट में प्राइस भी ज्यादा मिलता है, कॉस्ट कम लगता है, प्राइस ज्यादा मिलता है, कॉस्ट कम लगता है, प्राइस ज्यादा मिलता है, और इन चीजों को मार्केट में एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। ऑर्गेनिक फ्रूट्स का, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का फॉरेन में भी बहुत बड़ा मार्केट है,
तो उस तरीके से फार्मर का इकोनॉमिक बेनिफिट भी है। तो पहला क्या हो गया, एक तो हमारा इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन मिलेगा, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सब चीज नहीं होगा। दूसरा, सॉइल का क्वालिटी भी रिटेन रहेगा, सॉइल का फर्टिलिटी, माइक्रोबियल एक्टिविटी, ये सब भी बढ़ेगा कंपोस्टिंग के कारण। उसके बाद जो फूड मिलेगा वो हम लोग को हेल्दी मिलेगा, कोई तरह का केमिकल रेसिड्यू नहीं होगा और फूड ज्यादा न्यूट्रिशियस और टेस्टी भी होगा। सस्टेनेबिलिटी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, एनर्जी से कंजर्व होता है और फार्मर का इकोनॉमिक बेनिफिट भी होगा, क्योंकि इन चीजों का कॉस्ट, इनको बनाने का कॉस्ट कम लगता है, सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी है। और एक चीज है, क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज नॉट अ कैपिटल, लोग क्या मानते हैं, फैक्ट भी है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज नॉट अ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, लेबर ज्यादा लगता है, तो एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी भी बढ़ता है। लास्ट टॉपिक फॉर द डे, विच इज डिफरेंस बिटवीन इंस्टीट्यूशनल एंड सॉरी, डिफरेंस आपको पढ़ना है इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल का। जो आप एक बार पढ़ोगे तो एकदम सिंपल है, इंस्टीट्यूशनल में वही आपका फॉर्मल लोग आ जाएगा। एग्जांपल पढ़े, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव, इंटरेस्ट रेट ये लोग कम चार्ज करते हैं, इनको आरबीआई रेगुलेट करता है, इनका पर्पस मेनली प्रोडक्टिव होता है, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रिक्वायर्ड है, सिक्योरिटी ये लोग जनरली लेते हैं। और अगर आप नॉन इंस्टीट्यूशनल पढ़ोगे तो यहां पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वही मनी लेंडर टाइप के लोग, मनी लेंडर हो गए, ट्रेडर जो अपने चार ऊपर पड़े, इंटरेस्ट रेट ये लोग बहुत हाई चार्ज करते हैं, यहां पर कोई तरह का रेगुलेशन नहीं है, ये लोग लोन प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव दोनों पर्पस के लिए देते हैं, यहां पर डॉक्यूमेंटेशन ना के बराबर रिक्वायर्ड है, सिक्योरिटी ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते, ठीक है। तो दिस टेक्स केयर ऑफ द चैप्टर प्रोफाइल ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। अगर आप यहां तक बने हुए हो तो एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के संग प्लीज वीडियो को शेयर करो, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिल सके इस पूरे सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए। पढ़ते रहो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।